integrate it, add wings to your career. हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल इंटीग्रेटेड। चलिए आज हम पढ़ेंगे, सॉल्यूशन करेंगे 2011 के पेपर का, एसएससी 2011 के पेपर का सॉल्यूशन करेंगे। स्टार्ट करते हैं, लेकिन स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं आपको कि जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है ना, 2010 अपन ने किया है, 11 स्टार्ट अभी कर रहे हैं। ये आपको थोड़ा सीरियसली लेना है, क्योंकि लगभग 50 से 60% है ना, वो प्रीवियस ईयर से ही आ जाता है ना। लगभग 30% के आसपास तो यूं को यूं उठा लेते हैं, और बाकी का जो बचा है वो थोड़ा बहुत चेंज करके प्रीवियस ईयर से ही आ जाता है ना। क्वेश्चन जैसे न्यूमेरिकल आ गया तो फॉर्मूला वो यूज हो जाएगा, कई बार फॉर्मूला पूछा तो उसके न्यूमेरिकल आ गया, डेटा पूछा थोड़ा बहुत चेंज करके, माइनर चेंज करके, लगभग 50 से 60% प्रीवियस ईयर ही आता है। तो इसको आपको सीरियस लेना अच्छे से, और एक आपकी ना बहुत अच्छी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन अपना, द वॉल्यूम ऑफ 1 बैग ऑफ सीमेंट इज, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा है द वॉल्यूम ऑफ 1 बैग ऑफ सीमेंट। ये मैं आपको कैसे वैल्यू क्या आएगी और इस पे अपन को मैं आपको सोल्व करके बताऊंगा, लेकिन आपको फिर याद रखना है ना। क्वेश्चन पूछा है क्वेश्चन 1, तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं 1 बैग ऑफ सीमेंट जो है ना, 1 बैग ऑफ सीमेंट, उसकी मैं प्रॉपर्टीज आपको बता रहा हूं। इसका वेट कितना होता है, एक सीमेंट के कट्टे का वेट कितना होता है आपको पता होना चाहिए। तो 50 kg सबको पता है, पहला। दूसरा, इसकी डेंसिटी अगर जनरली पूछे तो ओपीसी की डेंसिटी पूछ रहा है वो, अगर सीमेंट की पूछ रहा है तो वो कितनी होती है, 440 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ऐसे तो देखो ग्रेड पे डिपेंड करती है, डेंसिटी जो है ना वेरी करती है, लेकिन अपन को ऐसे पूछे डेंसिटी कितनी होती थी 440, मतलब 1440 ना, 1440 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तीसरा अपन से पूछा है वॉल्यूम, देखो डेंसिटी पता है, वॉल्यूम पता है, वेट पता है, तो डेंसिटी निकाल, ये निकाल लोगे, वॉल्यूम निकाल लोगे, निकालो वॉल्यूम, क्या आ जाएगा 50 डिवाइड बाई 1440, 1440 आ गया कितना, आ जाएगा 0.035 मीटर क्यूब और 35 लीटर। ये तो मैंने आपको अभी सोल्व करके बताया है, लेकिन इसके बाद आपको ये सब नहीं करना, याद करो। वेट पूछे 50 kg, डेंसिटी पूछे 1440 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ये पूछे वॉल्यूम पूछे तो 0.035 मीटर क्यूब और 35 लीटर। ऑप्शन देखो, ये कैलकुलेशन है तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू आती है, आंसर आ गया अपना बी 0.0347, तो आंसर आ गया अपना बी, 1 में बी। चलो ठीक है, ये हो गया अपना क्वेश्चन 1 हो गया। नेक्स्ट अपना, इफ टी इज द थिकनेस ऑफ ए माइल्ड स्टील प्लेट इन द स्टैंडर्ड वेट, देखो किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर में वेट पूछा है, और अपन को इसके लिए भी देखो डेंसिटी पता हो माइल्ड स्टील की, तो एक क्वेश्चन हो जाएगा। माइल्ड स्टील की डेंसिटी क्या होती है, ये क्वेश्चन भी डायरेक्ट पूछा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, देखो अपन से पूछा है वेट किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर में, तो वो हो जाएगा डेंसिटी, माइल्ड स्टील की बात हो रही है ना, एमएस लिखा है, माइल्ड स्टील है ना, एमएस लिखा है ना, वो माइल्ड स्टील है, मल्टीप्लाई बाई टी थिकनेस है जो एमएम में दी हुई है, तो ये डेंसिटी होती है इसकी 7850 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक है, ये भी याद कर लो आप, ये क्वेश्चन भी बनता है, ये भी याद कर लो आप डेटा, डेंसिटी ऑफ माइल्ड स्टील 7850 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। और देखो इसको टी इंटू 10⁻³ क्योंकि मैं इसको मीटर में करना चाह रहा हूं, तो आंसर कितना आ जाएगा 7.85 इंटू टी, ये 10⁻³ है, तो यहाँ पॉइंट लग गया, आंसर ये आ गया। आंसर मैच करो, ऑप्शन आया अपना बी, तो 2 में आंसर आया बी। ठीक है, तो ये देखो डेंसिटी, माइल्ड स्टील की डेंसिटी पता चल गई आपको सीमेंट की डेंसिटी पता चल गई, दोनों से ये डेटा आपको याद रखना है। क्वेश्चन थोड़ा बहुत वेरी करके भी बन सकता है। जब मैं कर रहा हूँ ना बात कि प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन आता है, तो प्रीवियस ईयर का ही हो जाएगा ये, अगर 7850 भी पूछ लिया डेंसिटी, समझ गए, तो ऐसे आपको याद होना चाहिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आप पढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपको बहुत अच्छे से देखना है, मैं बताऊंगा आपको। ये सिमिलर क्वेश्चन आता है मोटार पे भी, ये है अपना कंक्रीट पे, तो आपको अच्छे से देखना है। इस पे जो डेटा है वो चेंज हो जाता है, लेकिन कॉन्सेप्ट सेम रहेगा और क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है ये। ठीक है, तो आप ये देखो यहाँ पे
ये अपना क्वेश्चन नंबर 3। ये क्वेश्चन है फॉर 1 क्यूबिक मीटर ऑफ कंक्रीट रेशियो दिया हुआ है 1:4। द नंबर ऑफ सीमेंट बैग्स रिक्वायर्ड। ठीक है, देखो 1 मीटर क्यूब ऑफ वेट कंक्रीट, ठीक है, कंक्रीट को CNC लिख रहा हूं। इसमें इसने रेशियो दे रखा है, क्या कंक्रीट का रेशियो क्या दिया हुआ है 1:4 है, ठीक है 1:4 है। पहली बात तो देखो रेशियो क्या है, किस किस का रेशियो दिया होता है, रेशियो दिया होता है सीमेंट का, सीमेंट रेशियो, फाइन एग्रीगेट रेशियो, कोर्स एग्रीगेट। जो फाइन एग्रीगेट है ये क्या होती है, सैंड होती है, और जो कोर्स एग्रीगेट क्या होती है, ये जो एग्रीगेट होती है ना, जो गिट्टी होती है, गिट्टी जो है ना आपने देखी होगी, तो वो कंक्रीट को मिक्स करते हुए आपने देखा ये सब चीज़ों को मिला के, उसमें पानी मिला के, वाटर मिला के, एडवेक्सिव मिला के कंक्रीट बनता है, ये आपको पता है ऑलरेडी। अब देखो ये आपको रेशियो ये चीज़ें पता है, तो इससे मुझे बताओ 1 मीटर क्यूब ऑफ वेट कंक्रीट, कंक्रीट में सीमेंट कितना है, सीमेंट कितना है 1 proportion ऑफ सीमेंट, 2 portion ऑफ सैंड, 4 portion ऑफ कोर्स एग्रीगेट, है ना, ऐसा रेशियो दिया हुआ है। तो कितना हो जाएगा टोटल मिला के वेट कंक्रीट बन रहा है, तो सीमेंट क्या आ जाएगा 1/7। टोटल 1 मीटर बन रहा है, 1 मीटर क्यूब बन रहा है, तो ये 1/7, ये तो पता ही है आपको, पार्टनरशिप में ऐसे ही करते थे 1/7। वही मैं फॉर ड्राई कंक्रीट करूं, ड्राई कंक्रीट, उसके लिए क्या करो, सीमेंट कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी 1/7 मल्टीप्लाई बाई 1.52.217 मीटर क्यूब। ये आपको ध्यान रखना है, इतना तो आप कर ही लोगे, 1/7 तो हर कोई कर लेगा, बस 1/1.52 आपको मल्टीप्लाई करना है ड्राई के लिए। ये मीटर क्यूब आ गई अपनी सीमेंट। तो ये क्वेश्चन इसने क्या पूछा है, सीमेंट पूछा है, नंबर ऑफ बैग्स पूछे हैं। अभी अपने पहला क्वेश्चन किया, उसमें क्या पूछा था, उसमें पूछा था एक बैग का कितना वॉल्यूम होता है, एक बैग का कितना था 0.035। ये टोटल वॉल्यूम दे रखा है, क्या करें इसमें को डिवाइड कर दें कि तो नंबर ऑफ बैग्स आ जाएगा। ये क्वेश्चन इसने नंबर ऑफ बैग्स पूछ लिए, डायरेक्ट वॉल्यूम पूछता तो ये वॉल्यूम निकल के आ रहा है, तो नंबर ऑफ बैग्स क्या आ जाएंगे, नंबर ऑफ बैग्स आ जाएंगे 0.217 डिवाइड बाई 0.035, क्या आ गया, ये आता है 6.2 आता है, तो अप्रोक्सीमेट जो ये आ गया आंसर आ गया 6.3, आंसर आ गया अपना डी 6.2 6.3। तो देखो आप कैलकुलेशन कर लेना इसकी, तो आंसर आ गया अपना डी, ठीक है। तो ये आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, रेशियो दे रखा है तो पार्टनरशिप वाला जो रूल है ये लग गया 1/7। ड्राई कंक्रीट के लिए देखिए ये याद रखना, बस यहाँ पे ये चीज़ है और कुछ नहीं है 1.52, ये आपको पता ही है। ये तो क्या है, एक में इतना वॉल्यूम है, टोटल वॉल्यूम दे रखा है, तो डिवाइड करके, तो ये तो आपको नंबर ऑफ बैग्स, ये तो बच्चों वाली बातें हैं। तो आंसर हो गया अपना 6.3 ऑप्शन डी। तो ये कॉन्सेप्ट ये आप स्टार लगा लो 3 4 स्टार लगा लो, 3 नहीं 4 स्टार लगा लो इस पे। ये इतना काम का क्वेश्चन है, ये रिपीट बहुत बार होता है और अच्छा क्वेश्चन है, ठीक ठाक बनता है, टाइम भी लगता है इसमें। ये जो क्वेश्चन करेगा ये मान लो कि वो उसका ना प्लस वाला जो है अच्छे रेस में अच्छे में है वो, चलो थोड़ा टाइम लगता है ना, इसका टाइम कम आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, नेक्स्ट 2 क्वेश्चन है वो 2010 में आए हुए थे। देखो मैं इसलिए कर रहा हूँ ना, रिपीट होते हैं, दोनों क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। द कॉमनली यूज्ड लाइन इन वाइट वॉशिंग, है ना, कौन सा होता है, ये अपन ने कर चुके हैं लास्ट वाले वीडियोज में 2010 में। ये आता है फैट लाइन। वाइट वॉशिंग में व्हाइट कलर वाला चाहिएगा, क्योंकि फैट लाइन जो है ना उसका कलर कैसा होता है, वो प्योर होता है, उसमें इम्प्योरिटीज कम होती हैं, तो क्या होता है उसमें कलर होता है उसका व्हाइटिश कलर। तो इसलिए वो जो एस्थेटिक पर्पज के लिए फैट लाइम ही यूज होगा, हाइड्रोलिक लाइम यूज नहीं होगा। और क्विक लाइम जो है वो अपन उसका जो ना नेचुरल कंडीशन जो मिलता है उसी से अपन प्राप्त करते हैं, सारी चीज़ें जो है, ठीक है। देखो तो आंसर आ गया अपना बी, 4 में आंसर बी, 4 में बी। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना ये भी रिपीट हो चुका है। देखो ये पहला है क्रशिंग, ये स्पेलिंग है थोड़ी ये गलत रखी है, तो ये है क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ ए गुड बिल्डिंग स्टोन शुड बी मोर देन, ये आया था। तो मैंने गुड बिल्डिंग स्टोन के लिए प्रॉपर्टीज बताई थी आपको, है ना, पहले ही इसमें वीडियो में 2010 वाले में, उसमें क्वेश्चन आ चुका है। तो उसके लिए क्या था,
उसमें 3 प्रॉपर्टीज बताई थी, ये सिर्फ और इसने ये क्रशिंग स्ट्रेंथ पे है, मैंने इस पे जी की वैल्यू बताई थी, है ना, उस पे वाटर अब्जॉर्प्शन रेशियो, जो वाटर अब्जॉर्प्शन परसेंटेज में वो भी बताया था कितना होना चाहिए। तो कितना वैल्यू आएगा इस पे 100 MPa या न्यूटन पर mm स्क्वायर, इसी को बोलते हैं। अगर किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर में दिया हो तो वैल्यू क्या आती है 1000। तो आंसर आ गया इसमें बी। तो आंसर 5 में बी। देखो आंसर जो 5 में आंसर क्या आ जाएगा बी। MPa इसी को बोलते हैं, यही न्यूटन पर mm स्क्वायर होता है, या फिर यूनिट चेंज कर दो, किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर में दे रखा हो तो 1000। ये आंसर आ गया इसमें बी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। किंग क्लोजर आर रिलेटेड टू, देखो ये आप पढ़ोगे बिल्डिंग मटेरियल, उसमें आता है ब्रिक मेसनरी, ये ब्रिक में पढ़ते हैं, उसमें रिलेटेड है उससे। तो किंग क्लोजर है वो ब्रिक से रिलेटेड है, तो आंसर तो आ गया अपना डी। ठीक है, होता क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन बन सकता है, देखो 2 बता दूं आपको, ये मैं ईंट अपनी, ये अपनी ईंट ब्रिक, ठीक है, ब्रिक को मैं ऐसे काट दूं लॉन्गिट्यूड डायरेक्शन में, इसका ऐसे काटा, ये वाला पार्ट है इधर वाला या इधर वाला, बीचों बीच काट दिया। ये जो पार्ट है ना, मतलब एक पार्ट कोसा भी बचा हुआ है टूट के, तो ये इसको बोलते हैं क्वीन क्लोजर। क्वीन क्लोजर, तो एक क्वेश्चन क्वीन क्लोजर पे आता, तो मैंने क्वीन क्लोजर भी बता दिया आपको। किंग क्लोजर क्या होता है, किंग क्लोजर होता है ये ऐसे से काटा हुआ पार्ट, अब इधर वाला ये कटा हुआ, ये टूट के पड़ा हुआ है, ये बाकी का बचा हुआ है, तो उसको बोलते हैं किंग क्लोजर। तो रिलेटेड किससे, ब्रिक मेसन से रिलेटेड है। ये 2D में मैंने बताया, आप समझ लीजिए ईंट को, एक वाला पार्ट जो पूरा टूटा हुआ है साइड का, ये बचा हुआ किंग क्लोजर, ये एक साइड में बचा हुआ ये है क्वीन क्लोजर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, द करेक्शन इन एलिवेशन ड्यू टू कर्वेचर एंड रिफ्रैक्शन इज प्रोपोर्शनल टू, देखो कंबाइंड करेक्शन है, वो बता दो कितना होता है, और उससे आपको अगर फॉर्मूला याद है डायरेक्टली तो आप इसको कर पाएंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 7, कंबाइंड करेक्शन है, कंबाइंड करेक्शन का यही पूछा इसने, ये तो कंबाइंड में हो किसी में हो, ये तो इसने सिर्फ प्रोपोर्शनल का रेशियो, प्रोपोर्शनल वाला पूछा है, तो वो तो सब में ही सेम ही आता है ना, अलग अलग में भी सेम आता है। ठीक है, तो दोनों केस में ही कंबाइंड हो, चाहे दोनों अलग अलग हो, दोनों में ही होता है। लेकिन कंबाइंड का केस देख लूँ, उसमें देख फॉर्मूला क्या होता है, होता है 6/7 मल्टीप्लाई बाई d स्क्वायर अपॉन 2r। इसने स्मॉल लिया हुआ है, मैंने स्मॉल लिया हुआ है, इसने कैपिटल D लिया हुआ है, लेकिन वो सेम ही बात कर रहा है उसकी, है ना, वो अपने ऐसे पढ़ा है तो मैं वहां पे d ही रखा हूं, ठीक है, स्मॉल d ही रखा हूं। तो देखो अब देखो प्रोपोर्शनल क्या आ गया, स्मॉल d स्क्वायर यानी d स्क्वायर डिवाइड बाई r। ऑप्शन देखो कौन सा मैच कर रहा है, ऑप्शन मैच कर रहा है अपना B। 7 में आ गया B। आप तो कह रहे होंगे कि मैंने तो ये फॉर्मूला पढ़ा है 0.0673 d स्क्वायर, तो इसमें देखो ये जो r है ना वो रेडियस ऑफ अर्थ कर्वेचर है, तो ये इसने वैल्यू यहाँ पुट कर दी, इसको सोल्व कर लिया और ये ऐसे कर दिया, यही फॉर्मूला, ये फॉर्मूला अलग नहीं है, एक ही है, समझ गए। तो ये d स्क्वायर अपन r प्रोपोर्शनल आ गया, आंसर आ गया B। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ ए कॉम्पैक्टेड डेंस सैंड इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू। देखो ये जो क्वेश्चन है आपको देख के लग रहा हो ये डेटा का क्वेश्चन है, फैक्टर वाला आपको याद रखना है, देखो ऐसा कुछ नहीं करना, थोड़ा कॉमन सेंस लगाना है। कॉमन सेंस क्या लगाना है, अपने रिलेटिव डेंसिटी पढ़ लिए है अभी, सॉइल मैकेनिक्स में हो चुका है ना, ये तो पहला यूनिट में हो गया रिलेटिव डेंसिटी। तो रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है पहले तो ये बता दो। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना रिलेटिव डेंसिटी पे यही बन सकता है, रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला बताओ, या न्यूमेरिकल बन सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 8, जो रिलेटिव डेंसिटी जो है ना, रिलेटिव डेंसिटी मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, तो ई मैक्सिमम माइनस ई डिवाइड बाई ई मैक्सिमम डिवाइड बाई ई मिनिमम माइनस ई मिनिमम। ये देखो ये फॉर्मूला होता है, आपको पता है, ठीक है, याद रखो ये फॉर्मूला, फिर से मैंने रिकॉल करवा दिया, ठीक है। इसे देख के बताओ रिलेटिव डेंसिटी की वैल्यू 1 से कम नहीं हो सकती, सॉरी 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती, है ना, क्योंकि ये देखो ये हमेशा वैल्यू ये होगी तो ये ज़्यादा नहीं होगी, तो ये वैल्यू है ना ज़्यादा नहीं होगी, तो जनरली वैल्यू है ना 1 से ज़्यादा नहीं होगी। तो क्या करें, तो ये लास्ट वाला जो ऑप्शन है ना D ऑप्शन तो आएगा नहीं 1.2 में,
डेंस बोल दिया तो 1 के आसपास आएगा। वैल्यू कौन सा आएगा? 1 के आसपास देख लो 0.95, और आपको एकदम याद करना है तो इसकी वैल्यू होती है 0.65 to 0.85, कई जगह लिखा होता है 0.9 के आसपास भी, तो इसके अप्रोक्सीमेट आंसर आ गया 0.95, आंसर हो गया अपना सी। लेकिन मैं ये कह रहा हूं ऐसे डेटा याद करने जाओगे तो अनसेंट डेटा है, तो आप क्या काम करो, ऐसे चीजें आपको कॉमन से थोड़ा सा लगा कि तो अगर पढ़ रखा आपने रिलेटिव डेंसिटी के बारे में तो ऐसे थोड़े क्वेश्चन करने आपको आने चाहिए, ठीक है, नहीं तो इतने सारे डेटा आप याद नहीं कर पाओगे हर एक चीज के छोटे छोटे डेटा। तो आंसर हो गया अपना सी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो, पढ़ने की क्या जरूरत है, गामा डी का फॉर्मूला पूछा है, गामा डी का फॉर्मूला आपको याद है तो लगा दो, चल लो आगे। क्वेश्चन नंबर 9, गामा डी का फॉर्मूला होता है, गामा डी का फॉर्मूला 1 माइनस ईटा ए जी गामा डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस ए डब्ल्यू जी। ये तो धनराज सर ने पढ़ा है, पहला यूनिट हो चुका है आपका यूनिट, तो आपको फॉर्मूला आना चाहिए। तो फॉर्मूला ये हो गया, बस क्या है रटा हुआ फॉर्मूला, इसमें क्या करूँ मैं, बताने क्या लायक है, ये हो गया आंसर सी। बस देखो पहले इतने इजी क्वेश्चन आते थे, अभी कुछ क्वेश्चन अभी भी इजी आते हैं, लेकिन थोड़ा सा लेवल बढ़ गया है, कंपटीशन लेवल बढ़ गया है। इसी से एक फॉर्मूला और होता है, गामा डी इक्वल्स टू जी गामा डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस ई, वो इसी से बनता है, तब एस की वैल्यू 1 हो जाए तो एस इक्वल्स टू डब्ल्यू जी, ये तो ये बन जाता है, और ये थोड़ा मतलब बन जाता है ये फॉर्मूला, इसी से बताने की जरूरत नहीं है। दूसरा फॉर्मूला ये भी होता है ना, तो ये फॉर्मूला अपना हो गया सी, 9 में सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आप पढ़िए इसको, नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ो, और ये क्वेश्चन अपने सर्वे का पहले ही यूनिट का क्वेश्चन है, उसमें करेक्शन पढ़ते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन नंबर 10, द करेक्शन फॉर स्लोप इन चेनिंग इज प्रोपोर्शनल टू। क्वेश्चन नंबर 10, जो करेक्शन का फॉर्मूला जो आता है वो करेक्शन फॉर स्लोप, फॉर्मूला क्या होता है, एच स्क्वायर अपॉन 2l। अब प्रोपोर्शनल बता दो क्या हो गया है, ये अब मैं क्या बताऊं, इसमें आपको फॉर्मूला याद रखना है। फॉर्मूला आते ही क्या है, एच स्क्वायर। ये देखो करेक्शन के लिए ना कौन कौन से करेक्शन होते हैं, पुल करेक्शन आता है, सैग करेक्शन आता है, टेम्परेचर आता है, ये स्लोप का आता है, बहुत सारे करेक्शन आते हैं, उनमें से एक अपना स्लोप वाला पूछा इसने, ठीक है। तो क्या एच स्क्वायर अपॉन 2l, नेक्स्ट टाइम जब आए तो ये इसी पे आ जाए, फॉर्मूला ही पूछ ले, है ना, या फिर वैल्यू पुट निकाली हो ना, करेक्शन वैल्यू बता दो, तो ये आंसर हो गया अपना एच स्क्वायर। तो आ गया इसमें सी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करो, देखो आसान सा है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन तो देखो आसान है क्वेश्चन, इसलिए मैं थोड़ा फास्ट कर रहा हूं, जल्दी जल्दी करो। द फिक्स्ड पॉइंट हुज एलिवेशन इज नॉन। देखो सर्वे आपने पढ़ा है, एक बार किताब खोल के भी देखी कभी, है ना, कॉलेज गए हैं तो ये तो आपको पता है कि इसका पहला ही बेंच मार्क है, अपन उसका एलिवेशन पता होता है, नहीं अपन अज्यूम कर लेता, मतलब अपन नोन है उसका। तो आंसर क्या हो गया, ए आ गया 11 में। वहीं से स्टार्ट करते हैं ना, पहला रीडिंग बेंचमार्क से लेते हैं, बैक साइड, आंसर है ए। उसके बाद लाइन का स्टार्ट होता है पहला, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 ठीक था ना, आसान था, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन द फ्लो इन एन ओपन चैनल इज ग्रेजुअली वेरिड द फ्लो इज सेड टू बी। देखो ये ओसीएफ का क्वेश्चन है, मैंने आपको पढ़ाया नहीं है, फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ा दिया मैंने, लेकिन ओसीएफ बचा हुआ है ना, लेकिन समझ लो यहाँ पे आंसर तो इसमें हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा पीछे का समझ लो, इसमें 2-4 क्वेश्चन और बन जाते हैं। ओसीएफ पढ़ें उससे पहले यहाँ पे देख लो आप, 2-4 क्वेश्चन है साथ में हो जाएंगे। देखो ऐसा है, क्वेश्चन नंबर 12 का ये कराने से पहले मैं ओसीएफ में देखो ऐसा करते हैं, ओसीएफ में जब पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगा, अगर यूनिफॉर्म बोला है तो मतलब कि स्टडी सेल्फ अंडरस्टूड है, वो यूनिफॉर्म फ्लो जो है ना, अगर यूनिफॉर्म है तो स्टडी ही होगा, क्योंकि यूनिफॉर्म के साथ में, क्योंकि इसमें देखो ऑप्शन देखो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, यूनिफॉर्म या स्टडी के 4 कॉम्बिनेशन दे रखे हैं, नॉन यूनिफॉर्म और स्टडी नॉन, जैसा करके 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो यूनिफॉर्म के साथ स्टडी, यूनिफॉर्म के साथ अनस्टडी, ये ऐसा फ्लो पॉसिबल नहीं है, ऐसा फ्लो जो देखने को नहीं मिलता है अपन को। तो ये अगर यूनिफॉर्म बोल दिया तो मतलब है स्टडी, तो ये जो ऑप्शन दे रखा है सी, यूनिफॉर्म एंड स्टडी, ऐसा
फ्लो तो पॉसिबल नहीं होगा, तो सी तो गलत हो गया हमेशा के लिए। ये तो फ्लो पॉसिबल नहीं है, तो जीवीएफ तो होगा ही क्या, ये ग्रेजुअली वेरिड फ्लो तो होगा ही क्या। अब देखो, अब नॉन यूनिफॉर्म की बात करता हूं। नॉन यूनिफॉर्म या फिर वेरिड, इसी को बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म या वेरिड को बोलते हैं। तो इससे आपको क्या पता चला, नॉन यूनिफॉर्म या वेरिड को क्या पता चला कि जो ग्रेजुअली वेरिड फ्लो है वो नॉन यूनिफॉर्म तो है ना। तो नॉन यूनिफॉर्म तो है, ऑप्शन अपने बी और डी में से तो एक आएगा। अब देखो स्टडी है या फिर ये स्टडी है अनस्टडी है, वो देखना है। देखो इनमें मैं बता रहा हूँ आपको, इसमें 3 फ्लो देखने को मिलते हैं, है ना। ये उसे पढ़ेंगे तब बताऊंगा आपको। जीवीएफ, एसवीएफ, एक होता है आरवीएफ। ग्रेजुअली वेरिड फ्लो, रैपिडली वेरिड फ्लो, ये स्पेशली वेरिड फ्लो। ये अभी यहाँ के लिए काम का नहीं है ना, यहाँ के समझने का काम का नहीं है, वहां पढ़ाऊंगा तब समझ आएगा। यहाँ इस क्वेश्चन से रिलेटेड सिर्फ 2 यही है। जीवीएफ जो है ना, वो क्या होता है, उसमें दोनों केस पॉसिबल हैं। नॉन यूनिफॉर्म तो पहले से ही है, स्टडी भी पॉसिबल है, अनस्टडी भी पॉसिबल है। इसमें भी पॉसिबिलिटी की बात कर रहा हूं मैं, स्टडी भी पॉसिबल है, अनस्टडी भी पॉसिबल है। लेकिन अपने सिलेबस में, बीटेक के सिलेबस में ये सिर्फ स्टडी वाला है। तो जब भी क्वेश्चन पूछे जीवीएफ कौन सा फ्लो होता है, यू नॉन यूनिफॉर्म तो हो गया, प्लस स्टडी ये बताना है। तो अपना आंसर क्या हो गया, नॉन यूनिफॉर्म स्टडी। तो आंसर हो गया स्टडी नॉन यूनिफॉर्म, बी आंसर हो गया, बी आंसर हो गया, क्योंकि अपने इसने जीवीएफ के बारे में पूछा है। ठीक है, तो ये अपने सिलेबस में नहीं है, अपने सिलेबस में फ्लो पॉसिबल है लेकिन अपने सिलेबस में नहीं है, इसलिए जब भी पूछे है अपने लेवल का नहीं है, काम का चीज नहीं है स्टडी। अब देखो आरवीएफ में, देखो आरवीएफ में स्टडी भी होता है। आरवीएफ में, आरवीएफ क्या, रैपिडली वेरिड फ्लो, रैपिडली, ये ग्रेजुअली वेरिड फ्लो, इसमें अनस्टडी भी है। स्टडी में क्या आता है, जो हाइड्रोलिक जंप पढ़ेंगे ना, आपने नाम तो सुना होगा अभी तक, तो हाइड्रोलिक जंप, वो इसका केस होता है, ये होता है सर्ज। तो अब देखो ये आपको ना क्वेश्चन कितने बन गए, एक तो अपन ने पढ़ लिया, है ना। एक तो यूनिफॉर्म के साथ स्टडी बन सकता है, अनस्टडी वाला केस पॉसिबल नहीं है, एक क्वेश्चन तो ये, एक दूसरा क्वेश्चन ये जीवीएफ वाला, तीसरा क्वेश्चन जो है आरवीएफ वाला क्वेश्चन आ गया। आरवीएफ कैसा हो सकता है, नॉन यूनिफॉर्म स्टडी भी हो सकता है और अनस्टडी भी हो सकता है। जो स्टडी वाला केस होता है हाइड्रोलिक जंप पे, तो क्वेश्चन पूछेगा हाइड्रोलिक जंप कैसा होता है, वो ये होता है स्टडी नॉन यूनिफॉर्म, तो इस पे क्वेश्चन पूछ ले। सर्ज कैसा होता है, नॉन यूनिफॉर्म अनस्टडी, तो 2 क्वेश्चन यहां से बन गए, 2 4 क्वेश्चन बन गए। समझ आई ना बात है, तो इसलिए मैंने इसको आपको अच्छे से बताया, डिटेल में बताया है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ठीक है, इसलिए मैंने आपको अच्छे से बताया है ताकि नए क्वेश्चन भी बने तो आप कर पाए। आप क्वेश्चन पढ़ो, अगला सॉल्व करने की कोशिश करो, इसको सॉल्व करने की क्या, ये याद करने का ही है। हाइड्रोलॉजी का क्वेश्चन है, पूछा क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन रिकॉर्डिंग रेन गेज, नॉन रिकॉर्डिंग पूछा है ना। तो ये हाइड्रोलॉजी का मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है, मतलब सबसे कॉमन, सबसे ज्यादा यही पूछा जाता है, शुरुआत में ये आता है, रेनफॉल वाला चैप्टर पहला होता है ना। तो ये मान लो आप इसको 3 स्टार लगा के चल लो कि ये रिपीट होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। तो इसने पूछा नॉन रिकॉर्डिंग, आप तो क्या काम करो, रिकॉर्डिंग भी याद करो। नॉन रिकॉर्डिंग अपना आंसर हो जाएगा, ये तो याद रखने का ही है। नॉन रिकॉर्डिंग होता है साइमंस, पहला आ गया साइमंस रेन गेज, रेन गेज को आरजी लिखा मैंने, तो याद कर लो, आंसर आ गया इसमें ए, याद करने का ही है। रिकॉर्डिंग में, रिकॉर्डिंग क्या होगा, रिकॉर्डिंग में क्या पूरा डिटेलिंग में हो जाती है उसमें, है ना, कितने टाइम पे कितनी बारिश हुई है ना, तो वो कर्व बनता जाता है, कम्युनिटी वाला जुड़ता जाता है, तो ग्राफ जो बनता रहता है वो डिटेलिंग पूरी पता देता है अपन को, रिकॉर्डिंग रेन गेज। ठीक है, रेनफॉल का पता करने के लिए, आजकल बारिश हो रही है ना, बारिश तो हमारे तो नहीं हो रही है, बस देखो पसीना पसीना हो रहा है ना, इसलिए कह रहा हूँ। चलो देखो नेक्स्ट है अपना रिकॉर्डिंग रेन गेज है। तो बाकी के जो 3 ऑप्शन दिए हुए हैं कौन कौन से, टिपिंग बकेट, वेइंग बकेट, एक फ्लोटिंग। ये आपको याद करना है, इसलिए मैंने बोर्ड पे लिख रहा हूं ये सारी चीजें। फ्लोटिंग, ये जो है ना रेन गेज जो है सारे, ये कौन से होते हैं, ये रिकॉर्डिंग के होते हैं। तो आपको याद करने हैं, आपको ये क्वेश्चन नेक्स्ट टाइम जब पूछेगा तो रिकॉर्डिंग का ही पूछा जा सका हुआ, समझ रहे हो ना आप।
इसको बोलते हैं नेचुरल साइफन भी बोलते हैं, नेचुरल साइफन। और ये जो है ना इंडिया में मोस्ट कॉमनली यूज होता है, मोस्ट कॉमनली यूज होता है। देखो एक क्वेश्चन आ गया नॉन रिकॉर्डिंग का, तो आपने ये कर दिया। ये पूछे रिकॉर्डिंग का, तो 3-4 ऑप्शन कुछ दिए हुए हैं, तो उनमें से ये दिए हुए हैं, तो आप याद रखना है, आप तीनों याद रखें नाम। फिर ये पूछ रहे कि इंडिया में मोस्ट कॉमनली रिकॉर्डिंग टाइप कौन सा यूज होता है, तो नेचुरल साइफन या दूसरा नाम उसका फ्लोटिंग है ना, फ्लोटिंग जो है फ्लोटिंग टाइप वाला, तो आपको याद रखना है। आंसर अपना क्वेश्चन हो गया, ये मैंने आपको अलग से बताया है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ठीक था ना। ये क्वेश्चन रिपीट होता है, 3 स्टार दिया मैंने आपको, ये याद करने का बहुत जरूरी चीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, ये न्यूमेरिकल है, इरिगेशन का स्टैंडर्ड न्यूमेरिकल है। कुछ है जो बार बार रिपीट होते हैं, या फिर आसान है। फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, फॉर्मूला है, वैल्यू रखो, आंसर निकालो, ठीक है। तो ये आप है ना इस पे 3 स्टार लगा लो। ये क्वेश्चन भी ऐसा ही है, तो एक क्वेश्चन पढ़ो आप, है ना, और मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। ठीक है, ये फॉर्मूला है, आपको याद रखना है। मैंने यूनिट साथ में रखी है, तो ये याद रखना है। पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन है, द डिस्चार्ज कैपेसिटी रिक्वायर्ड एट आउटलेट टू इरिगेट 2600 हेक्टेयर ऑफ सुगर केन हैविंग ए कोर डेप्थ ऑफ 17 सेंटीमीटर एंड ए कोर पीरियड ऑफ 30 डेज इज। अपन को क्यों पूछा है, क्यों रिक्वायर्ड, है ना। ये फॉर्मूला देखो, पहले फॉर्मूला है डेल्टा मीटर में इक्वल टू 8.64 मल्टीप्लाई बाई बी है बेस पीरियड, वो है उसकी वैल्यू होगी डेज में, ठीक है, डिवाइड बाई डी जो है ना वो है ड्यूटी, ये डेल्टा, ये है ड्यूटी। तो ड्यूटी डेल्टा वाला फॉर्मूला है, तो फॉर्मूला डायरेक्ट पूछा जाता है। इसकी यूनिट है मीटर में, याद रखना आपको मीटर में ही यूनिट है ना। इस सेंटीमीटर ये सब करके आप गलती कर देते हैं, नहीं करना है। ये यूनिट है डेज में, पहले ही बी है बेस पीरियड, ये डेज में है। ड्यूटी जो है इसकी यूनिट है हेक्टेयर पर क्यूमेक, ठीक है, आपको याद रखना है यूनिट। ये हो गया। ये अपन को दिया हुआ है, एरिया दिया हुआ है, डेटा दिया हुआ है 2600 हेक्टेयर, और जो बी को दिया हुआ है वो वैल्यू बी दी हुई है 30 डेज, और जो डेल्टा दिया हुआ है वो दिया हुआ है 0.17 मीटर। आप क्या काम करो, इस फॉर्मूले में पुट करो वैल्यू और डी की वैल्यू निकालो, ड्यूटी की वैल्यू निकालो। ड्यूटी वो हो जाएगी हेक्टेयर पर क्यूमेक में, क्या आया 8.64 मल्टीप्लाई बाई बी 30 डिवाइड बाई 0.17। इसको सोल्व कर लेना, 1500 के आसपास आता है वैल्यू ना, ठीक है। आपको सोल्व करना है, कैलकुलेशन आपको करनी है, ठीक है। नेक्स्ट है, देखो इसकी अपन को निकालना क्या है, डिस्चार्ज निकालना ना। इसकी यूनिट को देखिए फॉर्मूला बना सकते हो, ये क्या है हेक्टेयर, हेक्टेयर मतलब एरिया, ड्यूटी इक्वल टू एरिया डिवाइड बाई क्यूमेक है, क्या हो गया डिस्चार्ज, अपन को यही पूछा है। तो क्यू इक्वल टू एरिया डिवाइड बाई डी, तो ये एरिया 2600 डिवाइड बाई 1500, तो ये लगभग क्या आएगा 2 से थोड़ा कम आएगा, क्योंकि 15 दूनी 30 के आसपास होता है ना, 2 से आसपास कौन सा आंसर हो गया 1.71 क्यूमेक। समझ गए। तो फॉर्मूला ये है, इससे ड्यूटी निकाली। एक क्वेश्चन बन सकता है सीधा ड्यूटी का, है ना। इस फॉर्मूले पे ड्यूटी या डेल्टा में से एक क्वेश्चन पूछे, या तो यहीं रुक जाता वो। अब इसने क्या काम किया, इस फॉर्मूले को यूज कर लिया। ये आपको फॉर्मूला अलग से याद नहीं रखना, ये आप यूनिट याद रखोगे तो ये फॉर्मूला बन जाएगा, है ना। हेक्टेयर मतलब एरिया, क्यूमेक मतलब कि डिस्चार्ज, ये हो गया ड्यूटी। उसी से ये निकल गया अपना, आपको निकाल क्यू, तो क्यू क्या आ जाएगा, ये इसको इधर लाके अपन कैलकुलेशन करनी है, आंसर हो गया। समझ गए। तो ये फॉर्मूला है, आपको इसको स्टार 3 स्टार देना है, याद रखना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, है ना। न्यूमेरिकल है, अभी एक बार 2 बार करेंगे ना, तभी थोड़ा टाइम लगेगा, उसके बाद हो जाएगी, स्पीड आ जाएगी। क्वेश्चन है, लाइनिंग ऑफ इरिगेशन कैनाल्स। लाइनिंग से क्या हो जाएगा, 4 ऑप्शन दे रखे हैं।
क्या फ़र्क पड़ जाएगा। देखो लाइनिंग क्या होता है, देखो आपने कैनाल देखी, नहर वहर देखी है, तो कैनाल के माध्यम से आती है ना। तो जो कैनाल है आपने देखा होगा कि या तो कंक्रीटिंग की जाती है या ईंट पत्थर जो भी लगा के उसी की लाइनिंग की जाती है, उस पर ऐसे नहीं आता है ना, नदी की तरह नहीं होता, ऐसे चैनल ओपन नहीं होता है वो। तो क्यों करते हैं ऐसा, अपन क्या चाहते हैं कि सीपेज ना हो। सीपेज से क्या हो जाता है, वो सीपेज कम हो जाएगा लाइनिंग करने से। तो सीपेज होने से क्या हो जाता था, वाटर लॉगिंग हो जाती थी, है ना, वो कीचड़ सा हो जाता था ना दूर का एरिया बिल्कुल, तो वो कम हो जाएगा, उसको बोलते हैं वाटर लॉगिंग। तो उससे लाइनिंग क्या होगा, सीपेज कम होगा, सीपेज कम होने से वो जो डिक्रीज इन वाटर लॉगिंग। ठीक है, तो आंसर हो गया 15 में क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, ये तो आपको बिना पढ़े ही आप देख के मतलब थोड़ा सा सोच के बता देंगे, जनरल इसे कॉमन सेंस से बता देंगे। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है फाउंडेशन का, सोयल मैकेनिज्म फाउंडेशन जो आएगा वहां का क्वेश्चन है, लेकिन मैं आपको बता दूंगा यहीं अभी। ए सोयल फाउंडेशन ए सेलो फाउंडेशन इज डिफाइंड एज फाउंडेशन। देखो सेलो फाउंडेशन की डेफिनेशन तरजागी ने बताई थी, तरजागी ने लगभग पूरा सोयल मैकेनिक्स उन्होंने बताया है ना। तो सेलो फाउंडेशन तो क्यों नहीं बताएंगे, उनको फादर ऑफ सोयल मैकेनिक्स कहा जाता है ना। वैसे वो सिविल इंजीनियर भी नहीं थे, पता हो तो आपको ना, पूरी सिविल इंजीनियर को उन्होंने चेंज करके रख दिया सोयल मैकेनिक्स से, और उस सिविल इंजीनियरिंग से वो फॉर्मली पढ़े भी नहीं थे, तो डिग्री से कोई फायदा नहीं है, समझ गए। तो क्वेश्चन अपना है 16 का, क्वेश्चन नंबर 16। तो तरजागी ने बताया कि सेलो फाउंडेशन किसको कहेंगे और डी फाउंडेशन किसको कहेंगे। तो सेलो जो है ना वो कहेंगे DF/B की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1 और DF/B की वैल्यू ग्रेटर देन 1। सेलो जिसको बोलेंगे DF मतलब डेप्थ ऑफ फाउंडेशन डिवाइड बाई विड्थ ऑफ फाउंडेशन। ये डेप्थ है, ये है विड्थ। ये यहाँ पे याद रखना आपको, यहाँ लेस देन इक्वल टू यहाँ आता है, लेस देन इक्वल टू यहाँ ग्रेटर देन आता है। ये कंडीशन बताई है इन्होंने, तरजागी जो महान है ना, उन्होंने काम किया, तो आपको याद रखना है। ये तरजागी के अलावा वो लोगों ने भी काम किया, लेकिन अपन उन्हीं को ही प्राथमिकता देते हैं। तो आंसर क्या हो गया, हैज ए डेप्थ ऑफ एम्बेडमेंट लेस देन इट्स विड्थ। देखो देख के, इसे देख के बोल लो ना, डेप्थ है वो कम है विड्थ से, ये होगा ना। इससे क्या बना दूं मैं, DF लेस देन इक्वल टू B, डेप्थ कम है विड्थ से। ठीक है, सेलो फाउंडेशन के लिए हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना मैचिंग का। ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन मैंने आपको बहुत करवाए हैं, है ना, फ्लूइड मैकेनिक्स में। मैचिंग के क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करने हैं, कोशिश करना है कि एक से ही मैच कर रहे हैं तो एक पहले वाले से क्वेश्चन हो जाए। एक से नहीं हो रहा है, बिल्कुल आसान हो तो एक से हो जाएगा, टाइम वेस्ट नहीं करना, सब एक को वेस्ट नहीं करना है। एक से नहीं हो रहा तो दूसरा देख लो, इससे ज़्यादा नहीं होगा, अपने 2 में हो जाएगा। ठीक है, और नहीं हो रहा है तो ये मान लो कि आपसे क्वेश्चन होगा भी नहीं, ऐसा होता भी, देखनी भी नहीं, वो ESC में होता है ऐसे। क्वेश्चन नंबर 17, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है। पहला जो ए जो है स्टोक्स ने क्या बताया, देखो ऑप्शन देखो लिस्ट 2 में क्या क्या दिए हुए हैं, उनमें से देखो स्टोक्स ने किसके बारे में बताया था। स्टोक्स ने बताया था तो सेटलिंग वेलोसिटी बताई थी ना पार्टिकल की, सेटलिंग वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल। तो ए में आ गया 5, तो आंसर बता दो। आंसर इससे आ गया, इससे आंसर आ गया ए, क्योंकि ए में 5 किसी में नहीं है। बस आगे मैच करना है। बी डार्सी ने क्या बताया था, फ्लो ऑफ वाटर थ्रू सोइल मास। डार्सी ने बताया था ना V = KI, जो पानी जो है वो सोइल में से, मिट्टी से गुजरता है। ये तो सोइल सर में पढ़ा चुके हैं ये चीज़ तो, है ना। तो ये बी में 4, फ्लो ऑफ वाटर थ्रू सोइल। सी आगे मैच कर लो बस, है ना। ये पोइजली ने 1 है ना, फ्लो थ्रू कैपिलरी, बिल्कुल सही बात है। क्वेश्चन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी देखो, अटरबर्ग ने तो कंसिस्टेंसी लिमिट, जो लिक्विड लिमिट है, प्लास्टिसिटी लिमिट है, श्रिंकेज लिमिट है, ये आगे, तो ये आगे इसमें 3, तो आंसर हो गया अपना ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आसान सा था ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 17 में A18 का पढ़ो। ये क्वेश्चन मैं ऑलरेडी करवा चुका हूँ आपको फ्लूइड मैकेनिक्स में, अगर आपने पढ़ा है तो वहाँ, है ना।
तो ये आसान सा क्वेश्चन है। द प्रेशर इंटेंसिटी पूछा है किसी पॉइंट पे ना, यूनिट तो ये किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर, वो तो यूनिट पे डिपेंड नहीं करता, फॉर्मूला तो ठीक है। तो वो यूनिट कोई भी हो, एमकेएस हो, सीजीएस हो। क्या फॉर्मूला होता है प्रेशर इंटेंसिटी का? फॉर्मूला क्या होता है? रो जी एच। एच हाइट पे क्या बोलेंगे? रो जी एच। रो जी क्या हो जाएगा? रो जी होता है वेट, ये हो गया वेट, तो ये क्या हो गया? P इक्वल टू W इंटू एच। ऑप्शन क्या आ गया? ऑप्शन आ गया डी। ऑप्शन आ गया डी। आसान सा है ना, ऑलरेडी करवा चुका हूं मैं आपको, फिर से देख लिया आप। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। ये क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आप पढ़ लो, ये आपको पता होना चाहिए। ये भी मैं फ्लूइड मैकेनिक्स में बता चुका हूं। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या आंसर आएगा? क्या पूछा है? वेंचुरोमीटर का काम क्या होता है? वेंचुरोमीटर इज यूज्ड टू, इसका यूज क्या किया जाता है? वेंचुरोमीटर, मीटर आया ना लास्ट में, मैंने आपको याद करने का तरीका बताया था। मीटर लास्ट में आया हो तो वो डिस्चार्ज रटने का तरीका बताया था। मीटर आते ही वो डिस्चार्ज करेगा। ओरिफिस मीटर हो, वेंचुरोमीटर हो, है ना, जो भी और भी अगर आपको देखने को मिले, मीटर आते ही वो डिस्चार्ज को मेजर करेगा। तो आंसर आ गया, कौन सा आ गया? सी आ गया 19 में, सी। ठीक है। पिटो ट्यूब किसके काम आता है? वेलोसिटी के। ये भी अपने ये लास्ट वाले उसमें 2011 कर रहे हैं ना, तो इसे लास्ट वाला 2010 में आया था ये क्वेश्चन, है ना। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। हार्डनेस ऑफ वाटर इज कोज्ड बाई प्रेजेंस ऑफ द फॉलोइंग इन वाटर। देखो क्वेश्चन नंबर 20, जो हार्डनेस है वो किसकी वजह से आती है ये पूछ रहा है। हार्डनेस आती है मल्टीवेलेंट कैटायन की वजह से। मल्टीवेलेंट कैटायन, ड्यू टू मल्टीवेलेंट कैटायन की वजह से आती है हार्डनेस। तो ये तो इसने पूछा है, ये पूछा है एलिमेंट्स पूछे हैं, ये कौन किसकी वजह से आती हैं, है ना। ये अगर थ्योरी में से पूछा हो तो ये मल्टीवेलेंट कैटायन की वजह से आते हैं। तो मल्टीवेलेंट मतलब जो उसकी वैलेंसी है वो एक से ज़्यादा हो, ठीक है। पॉजिटिव आयन जो है उस पर, कैटायन मतलब पॉजिटिव आयन, और मल्टीवेलेंट मतलब एक से ज़्यादा। तो जैसे कि इसमें मेटल होंगे ज़्यादातर ऐसे M+2 या M+3 ऐसे इस फॉर्म में होने चाहिए। अब ऑप्शन मैच करते जाओ। पहला ऑप्शन है ए, जो है क्लोराइड एंड सल्फाइड, क्लोराइड एंड सल्फेट, वो क्या होंगे? वो तो कैटायन ही नहीं है, तो गलत है। वो क्या होता है? एनाइन, नेगेटिव चार्ज होता है इन पे। बी हो गया कैल्शियम और मैग्नीशियम। कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयन, ये कैटायन बनते हैं, सही बात है। तो आंसर अपना यही हो गया। सी चेक कर लो। सी फिर से नाइट्रेट और नाइट्राइट एंड नाइट्रेट्स, ये क्या होते हैं? ये एनाइन होते हैं, गलत है। और डी ना, आप ये अगर हार्डनेस पढ़े हैं तो मुझे पता है आप ये आंसर कर चुके हैं, है ना, क्योंकि याद है आपको पहले से ही। लेकिन मैं याद करने का तरीका, ये जो है ना क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का तरीका बता रहा हूँ। लास्ट ऑप्शन है डी, Na+K+, क्योंकि सोडियम और ये मल्टीवेलेंट कैटायन नहीं है ना, एक एक आयन में चार्ज पॉजिटिव आयन जो है ना वो एक ही है। तो अपन क्या करेंगे? ये आंसर गलत है क्योंकि मल्टीवेलेंट चाहिए, तो आंसर हो गया अपना बी। आपने पढ़ा है, याद किया है, C+2 Mg+2 आपको याद है, तो सीधे सीधे कर देंगे। मैं क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का तरीका बता रहा हूँ आपको, क्योंकि ESC में क्वेश्चन ऐसे अटेम्प्ट करते हैं, मुझे आदत पड़ी हुई है ना। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है। इन जनरल क्वेश्चन बता रहा हूँ, ऐसे अटेम्प्ट करने की कोशिश करनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 21 पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 21 है, इन CBR टेस्ट द वैल्यू ऑफ CBR इज कैलकुलेटेड एट। देखो CBR टेस्ट में, इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं इसने कि CBR पूछ रहा है कि CBR टेस्ट में कौन कौन से पेनिट्रेशन पे वैल्यू चेक करता है। तो 2.5 mm एंड 5 mm दोनों पे चेक करता है। तो आंसर तो हो गया अपना 21 में डी। ठीक है, दोनों पे चेक करता है। लेकिन एक क्वेश्चन और बनता है, 2.5 mm पेनिट्रेशन, एक है 5 mm पेनिट्रेशन। ठीक है, दोनों हो गया आंसर। तो दोनों को ये आंसर आ गया अपने, इसमें डी, बोथ 2.5 mm 5 mm। क्वेश्चन दूसरा क्या बनता है? ये क्वेश्चन बनता है कि इसमें जो रीडिंग आएगी वो किसकी वैल्यू ज़्यादा होती है? वो होती है इसकी ज़्यादा वैल्यू ज़्यादा होती है। तो 2.5 mm वाले की वैल्यू ज़्यादा होती है। ठीक है, ऐसा होना भी चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो अपन क्या काम करेंगे? टेस्ट को रिपीट करेंगे, जो CBR टेस्ट है ना उसको रिपीट करेंगे। ठीक है, और
उसके बाद अगर नहीं होता तो अपन उसको रीडिजाइन किया जाता है। ये अपन को कंडीशन रखनी होती है 2.5 mm पे जो रीडिंग आती है, जो लोड आता है, उसी को ही अपन ज़्यादा रखेंगे, ठीक है, नहीं तो टेस्ट को रिपीट करेंगे। तो ये आपको क्वेश्चन बनता है नेक्स्ट वाला। क्वेश्चन नंबर 22 है, पढ़ो आप। क्वेश्चन ये है, डेटा याद करने का भी ये है ना, फैक्ट वाला क्वेश्चन है। द कैम्बर फॉर हिल रोड्स इन केस ऑफ बिटुमिनस सरफेसिंग इज अडॉप्टेड एज। देखो याद करने का इसमें कुछ नहीं है ना, डेटा है, फैक्ट है, याद करो। इसमें एक अगर नेक्स्ट जब क्वेश्चन आएगा ना किसी भी पेपर में, तो मैं क्या काम करूंगा, आपको एक टेबल होती है इसकी, टेबल बता दूंगा आपको, तो वो किसी भी कंडीशन कॉम्बिनेशन बना के पूछ सकता है। तो ये जो पूछा है, ये पूछा है इसने हिली है ना, बिटुमिनस, हिली रोड एंड बिटुमिनस सरफेसिंग। सरफेसिंग तो इसके लिए होता है 1/40, जो कैम्बर की वैल्यू है ना वो होती है 1/40। जो 1/40 है इसी फॉर्म में आप याद रखो। परसेंटेज में बना दोगे तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्या हो गए 2.5%। आप इसी फॉर्म में याद रखो। मैं तो एक आपको इसी फॉर्म में याद करने को बताऊंगा, क्योंकि इसी में भी पूछता है, तो आप एक में याद रखो। परसेंटेज में पूछे तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो 2.5। एक टेबल है उसकी, नेक्स्ट क्वेश्चन जब आएगा मैं आपको पूरी टेबल बता दूंगा, और वो टेबल आपको याद रखनी है। कॉम्बिनेशन बन जाता है इधर उधर। वो रेनफॉल का भी उसमें दे रखा है कि हैवी रेनफॉल का केस है ना, उसमें सीसी रोड भी आती है, उसमें अर्दन रोड, जो अर्दन रोड है वो भी आती है, तो वो जीएसबी रोड, ये सब का कॉम्बिनेशन है, वो मैं आपको टेबल बता दूंगा। अभी हो गया अपना 2.5%, तो आ गया आंसर अपना बी आंसर आ गया 22 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 23 पढ़ो आप। ये रेलवे का क्वेश्चन है ना। रेलवे इंजीनियरिंग जो है ट्रैफिक में अपने सॉरी इसमें ट्रांसपोर्टेशन में 3 पार्ट होते हैं ना, ट्रैफिक, हाईवे एंड रेलवे। तो रेलवे का है ये क्वेश्चन। रेलवे का क्वेश्चन उसमें से ये एक कॉमन क्वेश्चन है जो बहुत बार आ जाता है। पहले ईएससी में क्वेश्चन आता था, आजकल क्या करते हैं, ये ईएससी वाले पुराने क्वेश्चन उठा के रख देते हैं ना, तो वैसे ये उठाया हुआ है। देखो क्वेश्चन नंबर 23 पूछा क्या है, मिनिमम डेप्थ ऑफ बेलास्ट क्वेश्चन फॉर ए ब्रॉड गेज। पूछा है मिनिमम डेप्थ ऑफ बेलास्ट, ठीक है, ब्रॉड गेज है, उसके स्लीपर की डायमेंशन दी हुई है, आपको पढ़ लो, वो सारी चीज़ें काम की नहीं है, समझ पढ़ लो आप बस। और विद 75 सेंटीमीटर स्लीपर स्पेसिंग दी हुई है। देखो क्वेश्चन ऐसा दिया हुआ है, ये अपनी है रेल, ये अपनी पटरी, ठीक है, रेल की पटरी, रेल है अपनी, ये है अपना क्या है, ये है स्लीपर, देखा होगा आपने, ये बहुत सारे ऐसे स्लीपर हैं, ठीक है। मैंने आपको ये जानबूझ के बना रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में पिक्चर बन जाए। नेक्स्ट टाइम पे ये आपको क्वेश्चन आपको ऐसे नहीं करना है, पिक्चर बन जाए। इसकी डायमेंशन दे रखी है, लेंथ दे रखी है, विड्थ दे रखी है, इसकी डेप्थ दे रखी है। तो ये मैंने 2D में बनाया, तो ये होगी, ये क्या होगी, डेटा देख के बताओ, 25 सेंटीमीटर नहीं होगी क्या, ये होगी ना, होगी ना, होगी। फिर बोल रहा है ये क्या दिया इसने, 75 सेंटीमीटर स्पेसिंग दी हुई है। जो स्पेसिंग है वो सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग है, वो दी हुई है 75 सेंटीमीटर। जो मिनिमम डेप्थ ऑफ बेलास्ट है ना, उसका फॉर्मूला होता है, आपको फॉर्मूला याद रखो इसका होता है क्लियर स्पेसिंग बिटवीन स्लीपर्स डिवाइड बाई 2। ये तो निकाल लोगे आप, क्लियर स्पेसिंग निकाल लो, सेंटर टू सेंटर दी हुई क्लियर स्पेसिंग निकाल लोगे क्या, सेंटर टू सेंटर दी हुई क्लियर स्पेसिंग क्या होगी, ये वाली होती है क्लियर, मतलब बीचों बीच की क्या होगी, ये इसमें से ये दोनों इधर, ये क्या आधा ये है, आधा ये है, तो एक स्लीपर की विड्थ हो गई 75 माइनस आधा, तो ये हो गया, आधा ये हो गया, तो ये 25 डिवाइड बाई 2 प्लस 25 डिवाइड बाई 2 क्या हो गया, 25 हो गया ना, डिवाइड बाई 2 में कर दिया, आंसर क्या आ गया 25 सेंटीमीटर। समझ गए। तो ये आपको याद, क्या जब एग्जाम में अब क्या करोगे, ये करोगे सीधा सीधा, दिमाग में पिक्चर बनी हुई है। मिनिमम डेप्थ ऑफ बेलास्ट क्या होगी, क्लियर स्पेसिंग डिवाइड बाई 2, तो क्लियर स्पेसिंग कितनी होगी, तो जो है सेंटर टू सेंटर, और दोनों का आधा आधा कर दिया मैंने,
ये तो 25 तो 75 माइनस 25 डिवाइड बाई 2 क्या आएगा 25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आंसर हो गया अपना 25 सेंटीमीटर सी। तो ऐसे करना है, मैंने पिक्चर बनाया ताकि आपको दिमाग में ऐसे समझने में आसानी रहे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है, उसमें भी डायरेक्ट आपको रिजल्ट है फिर याद रखना है, लेकिन मैं समझा दूंगा आपको, है ना। क्वेश्चन नंबर 24 पढ़ो। पूछा क्या है, इसने पूछा है द प्रोडक्ट ऑफ H प्लस आयन, ये H प्लस आयन लिखा है, एंड OH माइनस आयन, ये तो मिस प्रिंटिंग हुआ है। H प्लस और OH माइनस आयन का प्रोडक्ट पूछा है इन ए स्ट्रॉन्ग एल्कली, ये एल्कली हो या फिर एसिड हो, जो भी हो, ये सबके लिए आंसर सेम होगा, है ना। तो आपको ये थोड़ा घबराने की जरूरत नहीं है। इसने पूछा है H प्लस आयन मल्टीप्लाई बाई OH माइनस आयन की वैल्यू पूछी है। याद रखो आप, या 10⁻⁻14 आंसर तो हो गया, ये वैल्यू क्या आ गई, आंसर डी आ गया। ठीक है, याद है, आपको याद करना है, कैसे है वो मैं बता रहा हूं। अब उसके बाद है ना, वो मैटर नहीं करेगा बाद में, आपको इन्फॉर्मेशन होती है ना, तो इन्फॉर्मेशन ही याद रखनी है ना। पूरा चीज पूछेगा नहीं पूछेगा, क्योंकि सब्जेक्टिव तो है नहीं, ऑब्जेक्टिव है, तो आपको याद रखना है। लेकिन आया कैसे वो बता देता हूँ। देखो, ये आपको सर ने बताया है कि pH प्लस POH इक्वल टू 14। इन्वायरमेंट में सर ने यही बताया है, pH पढ़ते वक्त बताया है। इन जनरल ये कंडीशन होती है, हमेशा होती है कि pH और POH को जोड़ के वो होती है 14। न्यूट्रल केस में दोनों साथ साथ हो जाती है, तो 14 वैसे हो जाती है। देखो, इसको क्या लिखते हैं, pH को लिखते हैं माइनस लॉग, ये क्या होता है H प्लस, ये होता है प्लस, तो ये माइनस है लॉग OH माइनस इक्वल टू क्या होता है, ये 14। pH होता है ये, POH होता है ये, है ना। pH की ये तो होती है, ये इसको डिफाइन ऐसे तो करता है फॉर्मूले में। तो देखो, मैं ये लिख दूं दोनों तरफ, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो या फिर माइनस उधर ले जाओ। क्या कर दिया मैंने, ये -14 कर दिया। ये दोनों लॉ की प्रॉपर्टी लगा दी, तो क्या है H प्लस मल्टीप्लाई बाई ये है OH माइनस है, ठीक है, इक्वल टू -14। और फिर से एक लॉ की प्रॉपर्टी ये इधर जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, ये 10 बेस पे है ना, तो H प्लस है मल्टीप्लाई बाई OH माइनस है इक्वल टू 10⁻⁻14। तो आया कैसे, मैंने आपको बता दिया। ये कंडीशन होती है इन जनरली इन जनरल होती है, ठीक है। लेकिन आंसर अपना ये आपको याद रखना है ना, रिमेंबर करना। ये दोनों का इन जनरल कंडीशन में 10⁻⁻14 होता है, ठीक है, याद कर लिया। चलो, आंसर हो गया अपना डी। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। तो ये सारी चीजें अपने काम की नहीं है, आपको याद रखना है डेटा। मैंने समझा दिया आपको। पढ़ो क्वेश्चन नंबर 25 पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 25 पढ़ो। द मिनिमम डिजोल्व्ड ऑक्सीजन विच शुड ऑलवेज बी प्रेजेंट इन द वाटर इन ऑर्डर टू सेव एक्वाटिक लाइफ। ये मिनिमम डिजोल्व्ड ऑक्सीजन की वैल्यू पूछ रहा है कि मछली जो एक्वाटिक लाइफ, मतलब मछली जो भी है, मछली कछुआ जो भी है, उसको जिंदा रहने के लिए, कछुआ तो बाहर भी जी लेगा, मछली नहीं जिएगी, है ना। तो ये कह रहा है कितनी ऑक्सीजन चाहिए डिजोल्व्ड ऑक्सीजन, वो होती है 4 ppm 4 ppm। तो आंसर हो गया 25 में। याद, डेटा बेस्ड क्वेश्चन है, याद रखना पड़ेगा। बी 4 ppm, बी 4 ppm याद रखो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ अ नॉर्मल स्ट्रेस टू वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। स्ट्रेस बाई स्ट्रेन अपन को पता है, मॉडुलस होता है ना, लास्ट ये मॉडुलस होता है, वो कौन सा होता है, वो डिपेंड करता है फिर। तो क्वेश्चन नंबर 26, देखो, अपन को पता E, G, N, K, तीनों में बता देता हूँ। E क्या होता है, ये होता है स्ट्रेस बाई स्ट्रेन। तो देखो, एक जनरल कंडीशन होती है, स्ट्रेस बाई स्ट्रेन तो सब में होता है ना, स्ट्रेस बाई स्ट्रेन, स्ट्रेस बाई स्ट्रेन, ठीक है। E क्या है, इलास्टिक मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, है ना, या मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बोल देना, ये इलास्टिक मॉडुलस है। ये E है इलास्टिक मॉडुलस। ये क्या होगा, नॉर्मल स्ट्रेस
डिवाइड बाई नॉर्मल स्ट्रेन, या फिर ऐसे भी लिखा होता है स्ट्रेन, स्ट्रेस बाई स्ट्रेन, ऐसे भी इसको लिखा जाता है सीधे सीधे। ठीक है, ये होता है जी जो है, जी को बोलते हैं शियर मॉडुलस। ये होता है इलास्टिक मॉडुलस, इलास्टिक मॉडुलस। ये होता है शियर मॉडुलस। ये सर ने आपको बता दिया है सोम में, मैं आपको बस याद रख बता रहा हूं। इसी को बोलते हैं मॉडुलस ऑफ, ये होता है रिजिडिटी। ये आगे इसी में ही क्वेश्चन भी है, इसी में दोनों पे आ गया, इस जी पे भी आ गया, के पे भी आ गया। और ये होता है, यहाँ आ गया, यहाँ आता है शियर। नाम देखो, नाम ये है शियर मॉडुलस है, तो यहाँ शियर आ जाएगा, यहाँ आ गया शियर। इसका नाम है बल्क, बल्क मॉडुलस। अब देखो बल्क मॉडुलस है तो क्या आना चाहिए, आना चाहिए वॉल्यूम, तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन आ जाएगा इसमें। तो नॉर्मल स्ट्रेन, सॉरी, ये नॉर्मल स्ट्रेस डिवाइड बाई वॉल्यूमेट्रिक, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या हो जाएगा, ये होता है बल्क मॉडुलस। बल्क किससे रिलेटेड होता है, वॉल्यूम से, तो ये वॉल्यूम याद रखने के लिए आपको ये आ गया वॉल्यूम। तो ये अपना क्वेश्चन आ गया अपना, ये पूछा ना वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, क्या आंसर हो गया बी, अपना आंसर हो गया बी। ये क्वेश्चन भी आएगा आगे, इसलिए मैंने तीनों को एक साथ में बता दिया, तीनों पे क्वेश्चन बनता है। एक तीनों का रिलेशन का क्वेश्चन है, वो मैंने लास्ट वाले जो 2010 का जो पेपर था उसमें मैंने बताया आपको, 2010 में बताया मैंने, है ना। और ये है तीनों की डेफिनेशन का, किस किसका रेशियो होता है। ठीक है, तो तीनों पे इन पे बात होगी अच्छे से अपनी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये लास्ट क्वेश्चन है, और उसको बाद में कंटिन्यू भी रखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करो इसको, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पढ़ो समझो कैसा क्वेश्चन है, क्या पूछा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, ये पूछा है द रेशियो ऑफ रिजिडिटी ऑफ ए बीम ना, दो बीम दिए हुए हैं, है ना, ऑफ ए बीम, बीम दिया हुआ है, एक का डायमेंशन दिया हुआ है ना, क्रॉस सेक्शन दिया हुआ है, दूसरे का क्रॉस सेक्शन दिया हुआ है, दोनों रेक्टेंगुलर दिए हुए हैं। और रेशियो पूछा है फ्लेक्सर रिजिडिटी का रेशियो दोनों का। ठीक है, और देखो लास्ट में क्या लिखा है, देखो लास्ट में देखो ढंग से, वो लिखा है सिमिलर मटेरियल, सिमिलर मटेरियल। पहले तो ये बताओ मुझे क्वेश्चन नंबर 27 में फ्लेक्सरल रिजिडिटी क्या होती है, ये मुझे बताओ आप क्या होती है। आपने सोम पढ़ लिया है, आप मुझे ये बताओ क्या होती है। ये होती है E इंटू आई। एक्सियल रिजिडिटी क्या हो जाएगी, A इंटू ई। ठीक है, ये आपको पता होनी चाहिए, एक चीज़ तो आपको कम से कम पता होनी चाहिए, तभी क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। तो इनका रेशियो पूछा है, तो क्या आ जाएगा, E पहले क्रॉस सेक्शन के लिए, E आई दूसरे क्रॉस सेक्शन के लिए। ये मटेरियल ने सेम ले लिया, लास्ट में पढ़ो देखो क्वेश्चन के लास्ट सेम मटेरियल, तो E दोनों का सेम है, कैंसिल हो गया। क्या आ जाएगा, I1 डिवाइड बाई I2। ये क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, पहला क्रॉस सेक्शन, पहला क्रॉस सेक्शन है, ये B है डायमेंशन, ये D है, ये x है, तो I1 क्या हो जाएगा बताओ, ये हो जाएगा BD³ डिवाइड बाई 12, यही हो जाएगा ना, D³ D जो डायमेंशन कटेगी एक्सिस से वो होती है, वो उसका होगा क्यूब, और ये होता है BD/12 इनर्शिया जो है क्रॉस, ये रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन के लिए। ठीक है, ये हो गया पहला। दूसरा जो दिया हुआ है ये है B, और ये दिया है 2D, ये एक्सिस है, तो क्या हो जाएगा, दूसरी पे हो जाएगा B जो कट रहा है डायमेंशन उसका क्यूब, तो 2D का क्यूब डिवाइड बाई 12। आंसर निकाल लो आप, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, क्या आ गया, D³ अपॉन 2D का होल क्यूब आ गया 1/8। मैच कर लो, मैच कर लिया, आंसर आया C। तो क्वेश्चन नंबर 27 में आया C। तो बस आपको ये याद रखना है फ्लेक्सरल रिजिडिटी क्या होता है, फ्लेक्सरल रिजिडिटी होता है E इंटू आई, बस इतने पे क्वेश्चन हो गया। क्योंकि मोमेंट इनर्शिया तो आपको लिखना ही आता है क्रॉस सेक्शन का, रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन क्या होता है BD³ अपॉन 12, फिर दो क्रॉस सेक्शन दे रखे हैं, फिर तो कैलकुलेशन आगे कुछ नहीं है। ठीक है, चलो अभी तक का यहीं तक करते हैं, आगे इसको कंटिन्यू रखेंगे। थैंक यू। Thank you for watching the video. Please like, share and subscribe the channel Integrated.